इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का साइंस का पहला चैप्टर जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं यानी परस्पर अभिक्रिया करते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट अभिकारक कहेंगे, उनको रिएक्टेंट कहेंगे। और रासायनिक परिवर्तन के कारण जो अभिकारक होते हैं वे नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, जिन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट यानी अभिकारक कहते हैं। और जो नए उत्पाद बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, उदाहरण के साथ जैसे है कि जब मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त हो जाता है। क्या मिलता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण मिलता है। इस कथन को हम लोग अभिक्रिया के रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराएगी, इसी को कहा जाता है कि ऑक्सीजन में या वायु में जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसके बाद एक तीर बनाएंगे। उसके दूसरी तरफ उत्पाद के बारे में लिखेंगे। तो उत्पाद में क्या बोला गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो अब राइट साइड में लिखेंगे दूसरी तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी लेफ्ट साइड में बाएं तरफ हम अभिकारकों को लिखते हैं, यानी उन पदार्थों को लिखते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। और तीर के दाहिने तरफ उनको लिखते हैं जो नए पदार्थ बनते हैं, यानी प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, उत्पाद को लिखते हैं। तो हमारे ये बाएं तरफ अभिकारक है, दाएं तरफ उत्पाद है। तो ये हमने अभी हिंदी में लिख लिया। इसको हम लोग आगे चल के अभी लिखेंगे रासायनिक समीकरण के रूप में, भी सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। अभी ये सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया इसको हम बोल सकते हैं कि जब मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट, यानी तीर बनाएंगे और दूसरी तरफ लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण के रूप में मिलता है, पाउडर के रूप में मिलता है, जो सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं तो उनमें नए पदार्थ अभिक्रिया होने के कारण नए पदार्थ बन जाते हैं। तो हमें कई उसके पहचान होते हैं, कई चीज़ों को हम देख करके हम जान पाते हैं कि अभिक्रिया हुई है, जिन्हें हम अभिलक्षण कह रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं। तो पहला अभिलक्षण जो हमारा होता है वो होता है अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन स्टेट। हम अवस्था में परिवर्तन हमें दिखाई देता है, उस आधार पर हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कार्बन का दहन कराया जाए, यानी कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाए, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एक तरफ हम लोग लेते हैं कार्बन, जो कि एक ठोस है, ठोस पदार्थ है। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी जिसका दहन कराया जाता है। तो दूसरी तरफ क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये गैस के रूप में है और ये ठोस के रूप में है। तो यहाँ पे जो हमारा अभिकारक पदार्थ था, ठोस रूप में था, अब वो किस में बदल गया? गैस के रूप में बदल गया, यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो इस अवस्था का परिवर्तन ये हमें प्रदर्शित कर दे रहा है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऐसे ही दूसरा हम लोग देखते हैं रंग में परिवर्तन के आधार पर। रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, यानी अभिक्रिया में रंग बदल जाता है, कलर बदल जाता है, जिससे हमें पता चलती है कि अभिक्रिया हुई है। जैसे उदाहरण में समझा जाए तो जब हम साइट्रिक अम्ल लेते हैं और इसकी अभिक्रिया कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट विलयन होता है वो बैंगनी रंग का होता है या जामुनी रंग का होता है। लेकिन जब उसमें हम साइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो उसका जो बैंगनी रंग है वो विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, जिससे पता चलता है कि साइट्रिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच अभिक्रिया हुई है। ठीक है। ऐसे तीसरा विलक्षण होता है गैस का निकलना, यानी जब अभिक्रिया होती है तो कुछ अभिक्रियाओं में गैस उत्पन्न होती है, गैस निकलती है, जिसे देख करके हम पता लगाते हैं, हमें पता चलता है कि अभिक्रिया हुई है। जैसे जिंक की अभिक्रिया हम कराते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। तो जिंक की क्रिया जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है बुलबुले के रूप में, हाइड्रोजन गैस निकलती है बुलबुले के रूप में निकलती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, गैस के रूप में है, बुलबुला निकल रहा है, गैस निकल रहा है, इससे पता चल रहा है कि अभिक्रिया हुई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे अभिलक्षण की तरफ। चौथा अभिलक्षण हमारा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। क्या चीज़? अवक्षेप का बनना, प्रिसिपिटेट कहते हैं इसे, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है कि जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो कभी कभी विलयन से नीचे कुछ बैठ जाता है, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं, ठोस के रूप में होता है, विलयन के अंदर बैठ जाता है। तो जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन को लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है, क्या क्या लेना है? पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, इन दोनों का विलयन मिला देते हैं तो क्या बनता है? लेड आयोडाइड होता है, जो कि पीले कलर का होता है, विलयन के नीचे बैठ जाता है। जब टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन कराएंगे दोनों अभिकारकों का, तो लेड आयोडाइड जो पीले कलर का होता है वो नीचे बैठ जाता है, जिसको हम प्रिसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। तो उसको देख करके पता चलता है कि अभिक्रिया हो गई दोनों के बीच। किसके बीच? पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया हो गई, जिससे लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। तो इस अवक्षेप को भी देख के पता चल रहा है कि हमारी अभिक्रिया हुई है। चले अगला विलक्षण हमारा है पांचवा, ताप में परिवर्तन, यानी चेंज इन टेम्परेचर। यानी अभिक्रिया के दौरान हम देखेंगे कि जो तापमान होगा वो भी बदलेगा, ताप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जब हम चूने की क्रिया जल से कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है और अत्यधिक ऊष्मा निकलने के कारण मिश्रण गर्म हो जाता है। अधिक ऊष्मा निकलती है, इससे मिश्रण हमारा क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर उस तापमान के कारण पता चल रहा है कि अभिक्रिया दोनों के बीच हुई है। क्या कौन सी अभिक्रिया है? चूना लेते हैं, उसकी क्रिया जल से कराते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है? बुझा चूना बन जाता है और साथ ही साथ बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, जिससे जो हमारा मिश्रण होता है, जिस बर्तन में अभिक्रिया कराई जाती है, वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ताप के कारण पता चल रहा है कि अभिक्रिया हो रही है। मतलब हम लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि चूना लिया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई गई? पानी के साथ कराई गई, तो क्या मिला हमें? बुझा चूना, बुझा चूना मिला, और प्लस क्या निकला? बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, बहुत अधिक ऊष्मा निकली। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, जो कि हम आगे भी इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये इस तरह से हमने देखा कि 5 अभिलक्षण हमने देखा, जिसके आधार पर हम समझ पाते हैं कि अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण की तरफ। क्या समझना आ गया हमें? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन।
रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए क्या करते हैं जब हम किसी अब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दो चीज़ें होती हैं, अभी हमने पीछे समझा। तो हम अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीक या सूत्र के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहने लगते हैं। क्या मतलब कि जो भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक है, उत्पाद हैं, उनका प्रतीक या सूत्र ले लेंगे। अगर तत्व है तो उसका प्रतीक लिखेंगे, यौगिक है तो उसका सूत्र लिखेंगे और उसको एक संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित कर देंगे, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। कॉपी पेन लेकर बैठिए और जैसे जैसे लिखा है आपके सामने स्क्रीन पर वैसे वैसे नोट करते जाइए, आपका नोट्स भी बनता चला जाएगा। उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में देखें, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, अभी पीछे हमने इसके बारे में बात की थी कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण मिलता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अब कैसे व्यक्त करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, मैग्नीशियम धातु का संकेत होता है Mg। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करानी है, ऑक्सीजन अणु है, गैस का अणु है, तो O2 लिखेंगे, MgO2 तीर बनाएंगे और दाहिनी तरफ उत्पाद लिखेंगे। उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। कक्षा 9th में आपको यौगिकों को सूत्र लिखने के लिए बताया गया है। धनायन ऋणायन को कैसे जोड़ते हैं, ऑक्साइड आयन पे O पे 2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे Mg डबल प्लस होता है, दोनों को साथ में जोड़ देंगे। इसका आवेश जो है इसके नीचे लिखेंगे, इसका आवेश इसके नीचे लिखेंगे, दोनों पे 2 2 है। जब दोनों बराबर हो तो नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा Mg। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको पीछे ये सब चीज़ें बताई गई हैं कक्षा 9th में ही। तो मैग्नीशियम प्लस O2 Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा अब ये जो शॉर्ट रूप में लिख दिया गया इस पूरे कथन को, यही हमारा है रासायनिक समीकरण। Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। जो हमारे समीकरण होते हैं उनको संतुलित करके लिखा जाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब कब हमारा समीकरण संतुलित होगा, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कब बोलेंगे, तो जब हम देखेंगे कि समीकरण में दोनों पक्षों में बाएं तरफ दाएं तरफ यानी अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यानी किसी तत्व का परमाणु बाएं तरफ जितना होगा यानी अभिकारक की तरफ जितना होगा उत्पाद की तरफ भी उतनी ही संख्या में होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। जैसे एक समीकरण कहा गया कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। क्या कहा, जिंक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन बनता है। जिंक मतलब Zn लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 लिखेंगे, तीर बनाएंगे। दूसरी तरफ लिखेंगे जिंक सल्फेट, तो जिंक Zn, सल्फेट का SO4 पर 2 चार्ज होता है और Zn पे 2 होता है, दोनों मिल जाएंगे ZnSO4 जिंक सल्फेट। वो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 गैस, ये बनता है। तो ये समीकरण लिख दिया हमने, ये लिख दिया है, क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसमें हम चेक करेंगे कि बाएं तरफ किसी तत्व के जितने परमाणु हैं उसी तत्व के परमाणु दाहिने तरफ भी उतने ही हैं कि नहीं हैं।
जैसे एक एक को चेक करेंगे। हम जिंक को देखें बाएं तरफ तो जिंक अकेला है, इधर भी जिंक अकेला है। फिर अगले पे आते हैं, हाइड्रोजन को गिन लेते हैं। तो यहाँ H2 नीचे 2 लिखा है, यानी इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है इसमें। दाएं तरफ आएंगे H2, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन भी बराबर है। सल्फर देखेंगे S यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे भी अकेला है। ऑक्सीजन O4, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यानी हर तत्व का परमाणु जितना बाएं तरफ है उतना ही दाएं तरफ है। इसका मतलब ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित है, संतुलित रासायनिक समीकरण है ये। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि अगर समीकरण हमारा असंतुलित है तो उसको हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। देखिए ये टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है और कठिन भी है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में कक्षा 11 में। अभी कक्षा 10 के लिए एक ही मेथड हम लोग पढ़ते हैं जो हीट एंड ट्रायल मेथड है, यही हमें पढ़ना होता है। आगे हम जाएंगे कक्षा 11 में तो 2 विधियां और पढ़ेंगे डिटेल में, जिनके द्वारा संतुलित करना सीखेंगे। अभी वो हमारी समझ से बाहर है, कक्षा 10 के लिए समझ में नहीं आएगा वो, तो उसको 11th में सिलेबस में दिया गया। तो अभी 10th में हम लोग से पढ़ेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा हम संतुलित करना समझने जा रहे हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कैसे करते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग ले लें या एक एग्जाम्पल ले लें, एक इक्वेशन, एक ऐसा रासायनिक समीकरण जो असंतुलित हो। तो लिखते हैं, एक आयरन है Fe प्लस H2O, यानी आयरन की अभिक्रिया Fe की अभिक्रिया H2O के साथ पानी के साथ कराया जाता है। तो आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और प्लस H2, ये दोनों बनते हैं। ये जो अभिक्रिया है पहले चेक करें संतुलित है या असंतुलित है, फिर इसको संतुलित करना सीखेंगे। तो आयरन यहाँ पे एक ही दिख रहा है, Fe यहाँ पर 3 दिख रहा है, यानी असंतुलित है। ऑक्सीजन की संख्या भी देखें तो एक है, यहाँ 4 है, अलग अलग हाइड्रोजन बराबर है। तो एक बराबर नहीं, सभी बराबर होंगे तभी संतुलित कहलाएगा। तो ये असंतुलित अभिक्रिया है, इसको हम लोग संतुलित करने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड में, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, चाहे वो अभिकारक हो, चाहे फिर उत्पाद हो, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या जिसमें होगी उसी को हम लोग उठाएंगे पहले। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इसमें सबसे ज़्यादा परमाणु है, 7 परमाणु, तो इसी को पकड़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, तो आयरन है और ऑक्सीजन है। किसी एक को हम लोग संतुलित करने की कोशिश करेंगे। पहले आयरन का कर सकते हैं या फिर ऑक्सीजन का कर सकते हैं, जो मन करे, उत्तर वही आएगा। तो पहले हम लोग मान लो करते हैं आयरन को। तो आयरन को संतुलित करने के लिए, Fe को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ, यहाँ पे 3 है, इधर Fe 3 है, इधर अकेला है। तो बाएं तरफ हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो Fe को संतुलित करने पर, चलो Fe को संतुलित करें तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे हम लोग, हो जाएगा 3Fe। ठीक, क्या हो गया, 3Fe। एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो सूत्र लिखे हैं इनमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, 3 4 लिखा है, इन अंकों को हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। हम सिर्फ आगे यहाँ पर बाईं तरफ यहाँ सब गुणा कर सकते हैं इन्हीं जगहों पे। ठीक है, यही हम सिर्फ कर सकते हैं, इतना ही हमारे हाथ में है। तो 3Fe कर दिया, प्लस H2O था लिख लिया, और इधर तीर के इस तरफ क्या था, Fe3O4 और प्लस H2 था, उतार लिया ऐसे। अब हमारा दिख रहा है कि आयरन Fe बराबर हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब इस Fe3O4 में दूसरा जो तत्व था वो था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को संतुलित करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखें 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ भी 4 पहले से है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे हम, ऑक्सीजन को संतुलित करने पर तो क्या करेंगे, बाईं तरफ 4 से गुणा कर देंगे इस H2O में। तो 3Fe प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4H2O हो जाएगा। इसमें 4 से गुणा हो जाएगा, पूरे यौगिक में होगा, ये ध्यान देना है, यानी कि इस बीच में ऑक्सीजन का 4 लिख दें। यहाँ लेफ्ट साइड में लिखेंगे, H2O के बाएं तरफ लिखेंगे।
तो 4H2 हो गया। इधर क्या है, Fe3O4 प्लस H2। अब देखें, 3 आयरन हो गया, ऑक्सीजन ये 4 से गुणा हो गया तो 4 आगे के ये 4 हो जाएंगे, 4 से गुणा हुआ तो 4 ऑक्सीजन और 4 ये बराबर हो गया। अब आते हैं बच्चा हाइड्रोजन पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें बाईं तरफ हो जाएगा 4 दूनी 8, H2 था, H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 4 से गुणा भी हो गया था, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजनों के इधर सिर्फ 2 है, तो इसको 8 करने के लिए इधर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करने पर, हाइड्रोजन को संतुलित करने पर इसके लिए इस दाहिने तरफ इसमें H2 में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। इस तरह से हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो नोट करते रहें साथ साथ में। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और करके इस विधि को समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली रासायनिक अभिक्रिया हम लोग ले रहे हैं HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, यानी नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा रहे हैं। उत्पाद में हमें मिलता है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है, ठीक है, इस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम पकड़ेंगे। सबसे पहले उस पदार्थ को पकड़ें जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा हमें दिखाई दे रही हो, जैसे कि ये है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। अब इसमें से बारी बारी से एक तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना टारगेट रखेंगे। जैसे इसमें भी कैल्शियम है, तो लेफ़्ट साइड में देखें कैल्शियम भी 1 है, कैल्शियम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दें। अब दूसरे पे आ जाएं। दूसरा तत्व देखें तो इसमें दिख रहा है नाइट्रोजन N। अब ये नीचे होल ट्वाइस है, यानी नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। और नाइट्रोजन दाहिने तरफ 2 है, लेफ्ट में देखें तो नाइट्रोजन सिर्फ 1 है। तो इस नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए, 2 के बराबर करने के लिए इस लेफ़्ट साइड वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। पहला काम हो गया, नाइट्रोजन को संतुलित किया, ये आ गया। इसके बाद इसी में फिर देखेंगे अगले तत्व पे आएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, तो 3 दूनी 6, 3 और 2 यहाँ पे है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम बाईं तरफ देखें कुल कितने ऑक्सीजन हैं, तो यहाँ पे OH का होल ट्वाइस है, OH होल ट्वाइस है, इसमें से 2 ऑक्सीजन हो गए। और इधर आगे देख रहे हैं तो 2 से गुणा कर चुके हैं इसमें HNO3 में, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो चुके हैं। और दाहिने तरफ हम देख रहे हैं 3 दूनी 6 और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में H2O में है 7। इसको 8 करना है, तो अगर यहाँ 1 ऑक्सीजन बढ़ा दें, इसका मतलब यहाँ 2 से गुणा कर दें तो H2O में, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे, 6 यहाँ पहले से हैं, तो 6 और 2 8, इधर भी 8 बराबर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस H2O में, दाहिने तरफ वाले H2O में 2 से गुणा करना पड़ा। तब क्या हो जाएगा, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस यहाँ 2 से गुणा कर देंगे 2H2O। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गया। अब एक तत्व बच रहा है हाइड्रोजन, उसकी संख्या को देखें तो बाईं तरफ देखें यहाँ पे 2H है और यहाँ OH होल ट्वाइस में 2H हो गया, 2 2 4, और दाईं तरफ पहले से ये 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन है। तो ये जितने भी तत्व थे सभी के परमाणुओं की संख्या बाएं तरफ दाएं तरफ संतुलित हो चुकी है, यानी ये जो लास्ट में हमें मिला
ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है क्या, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण दे देगा, कहेगा इसको संतुलित करके लिखिए, तो आपको क्या करना, डायरेक्ट ये संतुलित समीकरण लिखना है। या ऐसे स्टेप वाइज आप लिख सकते हैं कि पहले किसको संतुलित किया था, पहले हमने किया था नाइट्रोजन को, तो लिखेंगे नाइट्रोजन को संतुलित करने पर, ठीक है, नाइट्रोजन को संतुलित करने पर। तो जिसको इसको किया उसको करते हुए लिख देंगे। फिर इसके बाद दूसरी बार हमने क्या किया था, ऑक्सीजन को संतुलित किया था, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन को संतुलित कर दिया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए एक रिएक्शन और हम लोग करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगला रिएक्शन बोल रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है, प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है, गिव्स आउट Na2SO4, सोडियम सल्फेट इसका नाम है, और प्लस H2O। इसको संतुलित करें तो सबसे ज़्यादा परमाणुओं वाला अगर हमें कोई दिख रहा है तो ये H2SO4 है या फिर Na2SO4 है। इन्हीं में ज़्यादा परमाणु है, इन्हीं में से किसी एक को ले लेते हैं, ठीक है। चलो मान लिया हमने इसको ले लिया Na2SO4 को, तो इसमें एक एक परमाणु को बराबर करेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को टारगेट करते हैं, नाइट्रोजन को बराबर करना है, नाइट्रोजन का सोडियम को, Na मतलब सोडियम, तो सोडियम को अगर बराबर करना है तो इसमें दाहिने तरफ 2 सोडियम हैं, बाएं तरफ 1 दिख रहा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो सोडियम को संतुलित करने के लिए हमने इसमें NaOH में 2 से गुणा कर दिया, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O। किसको संतुलित किया हमने, सोडियम को। अब हम इसी में देखेंगे दूसरा तत्व तो सल्फ़र हमारा है, सल्फ़र संतुलित करने जा रहे हैं, तो एक सल्फ़र यहाँ एक सल्फ़र यहाँ पहले से संतुलित हैं, दोनों एक एक हैं। अगला तत्व इसमें दिख रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आप जाएं तो बाएं तरफ यहाँ O4 4 ऑक्सीजन, और 2 NaOH में 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन बाएं तरफ हो गए। दाएं तरफ देख रहे हैं तो SO4 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ 5, इसको 6 करना, यहाँ 1 बढ़ाना पड़ेगा H2O के आगे, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस यहाँ 2 से गुणा कर देंगे 2H2O, ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब लास्ट में एक ही तत्व उसमें दिख रहा है जो संतुलित नहीं हुआ, वो बच्चा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन चेक कर लें तो बाईं तरफ कितने हैं, 2 NaOH में 2 हाइड्रोजन हो गए, H2SO4 में 2 हो गए, 2 और 2 4 बाईं तरफ हो गए, बाईं तरफ 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर आ जाते हैं तो H2 4 हाइड्रोजन है, यानी ये संतुलित हो चुका है। तो यही हमारा लास्ट वाला संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस तरह से हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह से अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ना हमें अब, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाएं कि हम विभिन्न प्रकारों के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे वो है संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, बोला जा सकता है। तो क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, हम जब किसी अभिक्रिया में हम लोग ये देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाए गए, अभिकारक जिनको हम कहते हैं, वो आपस में जुड़ गए, संयोग कर गए, मिल करके सिर्फ केवल एक नया उत्पाद बना देते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया का नाम देते हैं। क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे बनते हैं लिखा, सही कर लीजिएगा, बनाते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया बात। उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करें। संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सूत्र क्या होगा, CO। अगर CO2 होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक ऑक्सीजन है तो उसको मोनोऑक्साइड बोलते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कि गैस है तो गैस के लिए हम लोग G लिख देते हैं, ठीक है। गैस को प्रदर्शित करने के लिए G, ठोस को प्रदर्शित करने के लिए S,
ठीक। तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। इसकी अभिक्रिया नाम भी आप लिख लेंगे, अपने नोट्स बनाते रहिए, साथ में कापी पेन लेके बैठिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम है भाई। ठीक है, चलो प्लस Cl2, Cl2 मतलब इसका नाम है क्लोरीन गैस, ये भी गैस है, जी लिख देंगे छोटा सा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, ये जो गैसें हैं ये आपस में क्रिया करती हैं तो एक नई गैस बनाती हैं जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड सूत्र होता है COCl2, कैपिटल O है, ध्यान देंगे। ये COCl2 ऑक्सीजन वाला वो है, कार्बन ऑक्सीजन और क्लोरीन, दो चीज़ें, तीन चीज़ें इसमें हैं। ये भी एक गैस है, नाम है इसका कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड नाम है इसका, कार्बोनिल क्लोराइड। इसको एक और नाम से जानते हैं, फास्जीन गैस। किस नाम से जाना जाता है? फास्जीन गैस, कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन गैस। तो इस अभिक्रिया में क्या दिख रहा है बच्चों कि दो अभिकारक हमारे पास थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, दो गैसें थीं, दोनों मिली और एक तीसरी गैस बन गई, और सिर्फ एक ही उत्पाद तो बना इसमें, इस प्रक्रिया में, अभिक्रिया में सिर्फ एक उत्पाद बना। अभिकारक कितने थे, रिएक्टेंट कितने थे? दो। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी ये। ठीक है, एक उदाहरण आपको समझ में आ गया। चलिए और भी उदाहरण पे हम चर्चा करते हैं, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रियाओं के। जैसे एक है कोयले का दहन, यानी कार्बन का दहन कराया जाए, कार्बन को जलाया जाए। तो कोयला या कार्बन को हम लोग C से लिखते हैं, ठोस होता है तो इसके लिए S लिख देंगे। प्लस ऑक्सीजन, दहन का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करानी है, तो कोयला यानी कार्बन का वायु में जलाया जाता है, दहन कराया जाता है, O2 से अभिक्रिया कराई जाएगी। इसको हम लोग दहन अभिक्रिया नाम देते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दहन। तो जब इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया तो कहते हैं, साथ में योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें दो अभिकारक थे, एक ठोस था, एक गैस था, और लास्ट में हमें सिर्फ एक उत्पाद मिला, CO2, सिर्फ एक उत्पाद मिला, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये भी अभिक्रिया क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया का ये दूसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत था। ऐसे ही लोहे की अभिक्रिया, आयरन की अभिक्रिया सल्फर से कराते हैं, यानी आयरन लेते हैं और सल्फर लेते हैं, इसके मिश्रण को हम लोग गर्म करते हैं, तो फेरस सल्फाइड बन जाता है। इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे? आयरन यानी Fe प्लस सल्फ़र ले लिया, सल्फ़र गैस होता है, दोनों को क्या किया? गर्म किया। सल्फ़र भी सॉलिड है, इसको S लिखेंगे। आयरन भी सॉलिड होता है, ठोस होता है, इसको भी S लिखेंगे। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फेरस सल्फाइड बनाते हैं, FeS, फेरस सल्फाइड, Fe कैपिटल S, फेरस सल्फाइड। इसका नाम क्या है? फेरस सल्फाइड, इसका नाम है। फेरस सल्फाइड भी ठोसी है, ऐसे इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना दिए, ये भी क्या? संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे ही हाइड्रोजन का दहन कराया जाता है, H2 प्लस O2 तो बनता है H2O। ये अभिक्रिया संतुलित भी करनी पड़ेगी। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2, 2 बराबर हो गया। ये अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये H2O द्रव है, लिक्विड है, तो L लिखेंगे। ये अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो अभिकारक मिलकर के सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद दे रहे हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देती हैं, यानी H2 प्लस Cl2। हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, दोनों
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपस में संयोग कर जाती हैं और क्या बना देती हैं, HCl। संतुलित करने के लिए आगे 2 लगा देंगे। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देती है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस होता है, G लिख देंगे। यही हाइड्रोजन क्लोराइड जब पानी में घुल जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है, फिर वो लिक्विड के रूप में हो जाता है, उसका भी शुद्ध HCl ही लिखते हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस है, इसको पानी में जब घोल देते हैं तो क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, उसका भी शुद्ध HCl ही होता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं किसका उदाहरण है, योगात्मक अभिक्रियाओं की उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया हैं सब ये। तो इतनी अभिक्रियाओं को देखने के बाद आई होप कि आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली अभिक्रिया जो पढ़ेंगे वो है हमारी वियोजन। तो अगली अभिक्रिया हम लोग अब पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखें, ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होता है कि किसी बाह्य कारक, जैसे वो ऊष्मा हो सकता है, विद्युत या प्रकाश हो सकता है, ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश, इसकी उपस्थिति में जो हमारा अभिकारक होता है वो 2 या 2 से अधिक यौगिक में या उन्हीं तत्वों में टूट जाता है कि जिनसे वो बना हुआ है, तो उसको कहते हैं अवयवी तत्व। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हमारा अभिकारक किसी बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक यौगिक अथवा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। यह अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि देखें, इनमें जैसे जो बाह्य कारक थे जिनके कारण अभिक्रिया हुई, अगर उस बाह्य कारक को हम हटा दें तो जो अभिकारक है हमारा वापस नहीं आ सकता, इसलिए इन अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अगर अभिकारक हटाने पर, बाह्य कारक हटाने पर वो उत्पाद से यानी प्रोडक्ट से फिर से हमारा अभिकारक हमें मिल जाता, तो उसे हम कहते उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो दोनों तरफ होती है। तो यहाँ बाह्य कारक हटने के बाद अभिकारक वापस प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये अभिक्रियाएँ जो होती हैं अनुत्क्रमणीय होती हैं। कि यह 3 प्रकार की हमारी होती हैं अभिक्रियाएँ। सबसे पहला हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, ऊष्मीय अपघटन, इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डीकम्पोजिशन। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारा बाह्य कारक होता है वह ऊष्मा होता है, यानी ऊष्मा के कारण जो हमारा अभिकारक होगा वो टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, उसका लिख गया, इसको ऊष्मा कर लीजिएगा, ऊष्मा, हीट। ऊष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित, ये मात्रा नहीं रहेगा, अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। उदाहरण इसका देखा जाए तो अगर हम फेरस सल्फेट ले लें, क्या ले लें, फेरस सल्फेट, और इसको गर्म किया जाए, कहाँ चला गया, हाँ, यहाँ थे हम लोग ऊष्मीय अपघटन पर थे हम लोग। तो क्या लेना, उदाहरण हम लोग समझ रहे थे ऊष्मीय अपघटन का। फेरस सल्फेट जिसका सूत्र होता है FeSO4, ये हमारा हो गया फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इसका नाम लिख लीजिएगा फेरस सल्फेट। इसको गर्म करेंगे, तो जब गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन। तो जब इसका ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है, यानी ऊष्मा देने पर गर्म करते हैं इसको, तो ये टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, किसमें,
तो ये से बनता है Fe2O3। पहली चीज़ क्या बनती है, Fe2O3 जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, ये भूरे रंग का होता है। और प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है SO2, और प्लस साथ में सल्फ़र ट्राईऑक्साइड भी बनता है यानी SO3। SO2 और SO3 बनता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी अभिक्रिया जो है ये ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। और भी उदाहरण इसका हम लोग समझ सकते हैं। एक है जैसे पोटेशियम क्लोरेट को भी जब उष्मा देते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट जिसका सूत्र होता है KClO3, इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हम लोग उष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो ये टूट जाता है, अपघटित हो जाता है किसमें, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए फिर वही तरीका, बाएं तरफ देखें 3 ऑक्सीजन है, O3 में 3 ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे, दाएं तरफ हमारा ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, इधर 3 हैं, दोनों को बराबर करना है, 2 और 3 को किसके बराबर किया जा सकता है, 6 के बराबर। 2 और 3 को 6 के बराबर कर सकते हैं। तो बाएं तरफ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा ऑक्सीजन, दाएं तरफ 3 से गुणा कर देंगे तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर देखेंगे कि इसमें जो हमारा पोटेशियम और क्लोरीन है बाएं तरफ 2 हो गया, तो इधर दाएं तरफ KCl में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, ये भी संतुलित हो गया। तो ये दोनों अभिक्रियाएँ हमारी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया हैं। चलिए ऐसे अगला हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसको कहते हैं हम लोग। विद्युत अपघटन क्या होता है, इस वही जो इसमें बाह्य कारक हमारा था, इस बार क्या रहेगा, विद्युत रहेगी। क्या रहेगा, विद्युत रहेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के जलीय विलयन में, ये गलत लिख गया, थोड़ा सही कर लीजिएगा, जलीय विलयन या गलित अवस्था में, यानी उसके पिघले हुए रूप में गलित अवस्था में क्या प्रवाहित की जाए, विद्युत प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, करने पर वह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। अब विद्युत अपघटन का उदाहरण अगर हम लोग देखें तो इसके लिए H2O ले लिया जाए, H2O पानी। इसका जब हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटन इसका कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है H2O2 में। संतुलित करने के लिए यहाँ पे दाएं तरफ 2 ऑक्सीजन हो गया, बाएं तरफ 2 लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो दाएं तरफ 2 हाइड्रोजन और बढ़ा देंगे। तो ये हमारी अभिक्रिया जो है विद्युत अपघटन कहलाती है। ये भी एक अपघटन अभिक्रिया ही है, वियोजन अभिक्रिया ही है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरी अभिक्रिया में, जिस जो है प्रकाश अपघटन। कहा गया था वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं, तो हम लोग अगला हम लोग देखेंगे प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में जो हमारा बाह्य कारक होगा वह प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। तो जब अपघटन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लिया जाए इसका अगर, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड ठोस होता है, S लिख देंगे, नाम क्या है इसका भाई, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाता है, जब ये सूर्य का प्रकाश पाता है तो क्या होता है, टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में, Ag+Cl2, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, फिर यहाँ भी 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रकाश अपघटन कहलाएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण ही AgCl Ag और Cl2 में टूटा है। अगर हम सूर्य का प्रकाश हटा दें तो फिर ये वापस नहीं जुड़ेगा, दोनों वापस जुड़ेंगे नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है,
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अभी पीछे कहा गया था कि जितनी जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं अनुत्क्रमणीय होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार को समझ लिया उदाहरण सहित। परीक्षा में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आते हैं, किसी अभिक्रिया के बारे में पूछ देगा कि इस अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करें, तो साथ साथ आप अभिक्रियाओं के डिफिनीशन और साथ साथ एक एक उदाहरण भी रट लीजिए। पहला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, कुछ अभिक्रियाएं दी जाएंगी, कहेगा बताइए किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, तो उस अभिक्रिया को देख करके हमने जितनी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो जित अभिक्रिया को देख करके उसके गुण के आधार पर पहचानेंगे कि कौन सी अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का आता है, तो इसलिए सबका डिफिनीशन और एक एक उदाहरण रटा होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बाद विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रियाओं में देखा जाता है कि जो हमारा अभिकारक होता है उसमें अभिकारकों में एक अधिक क्रियाशील तत्व होता है जो ज़्यादा क्रिया करना चाहता है, ज़्यादा रिएक्शन करता है, अभिक्रियाएँ करता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से क्या करता है, हटा देता है और खुद उसका स्थान ले लेता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या नाम देते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस रहेगा यहाँ पर, उस तत्व के परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इन्हें प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, मतलब प्रतिस्थापन तो ही, विस्थापन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों कहा जाता है। विस्थापन, यहाँ पे एक जगह विस्थापन लिख लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, इन्हें प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें इसके उदाहरण की। इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ कि सिल्वर नाइट्रेट ले लिया गया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसके सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया गया और इसमें क्या कर दिया, कॉपर डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया, कॉपर, Cu, कॉपर की पत्ती डाल दी गई। तो क्या देखा गया कि जो हमारा कॉपर है ये कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होने के कारण जो सिल्वर नाइट्रेट है, जो यौगिक हमारा सिल्वर का यौगिक है सिल्वर नाइट्रेट, इसमें से कॉपर सिल्वर परमाणु को विस्थापित कर देगा, उसको हटा करके खुद आ जाएगा। यानी अब क्या बन जाएगा, CuNO3 बन जाएगा, CuNO3 बनेगा। लेकिन अब इसको संतुलित थोड़ा सा आयनों यौगिकों का सूत्र लिखना है, लेकिन 9th में आपको बताया गया है, उसके बाद आप लिखेंगे। देखिए NO3 मतलब नाइट्रेट आयन होता है, इस पर एक माइनस आ होता है, NO3 माइनस। और जो हमारा Ag था सिल्वर, ये सिंगल प्लस के साथ होता है, Ag प्लस NO3 माइनस। दोनों एक एक थे तो AgNO3 डायरेक्ट लिख दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर जो कॉपर है वो Cu डबल प्लस है, तो यहाँ पे जो Cu डबल प्लस है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक माइनस है, तो इसका मतलब इसका दो आवेश इसके नीचे लिखना पड़ेगा, तो इसको ब्रैकेट लगा के 2 लिखते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। ये कॉपर नाइट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या दिखा, कॉपर नाइट्रेट मिल गया, तो AgNO3 प्लस Cu गिव्स आउट CuNO3 होल ट्वाइस। इस अभिक्रिया में कॉपर ने सिल्वर को क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया, उसको हटा के अपने खुद आ गया। तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ऐसे और भी रिएक्शन है, जैसे अगर जिंक की क्रिया कराई जाए किसके साथ, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ, कॉपर सल्फेट
CuSO4, SO4 पे डबल माइनस होता है सल्फेट आयन, कॉपर पे डबल प्लस। ठीक है, तो ये इसके जलीय विलयन में, जलीय विलयन को प्रदर्शित करने के लिए अभिक्रिया में AQ लिख दिया जाता है ऐसे, AQ एक्वस जलीय विलयन। तो जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म है, ठोस है, और कॉपर सल्फेट एक्वस यानी जलीय विलयन है इसका। यहाँ जब अभिक्रिया कराते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है। तो जब जिंक आ जाएगा तो क्या बनेगा, ZnSO4। जिंक पे भी 2 प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा रहेगा, और प्लस यहाँ से कॉपर निकल जाएगा Cu। ठीक है, ऐसे ही एक और अभिक्रिया है, अगर लेड Pb का संकेत होता है लेड की क्रिया कराई जाए कॉपर क्लोराइड से, CuCl2 कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड के जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में अगर लेड मिलाया जाए तो यहाँ जो लेड है वह रिप्लेस कर देता है किसको, कॉपर को। तो PbCl2 और प्लस क्या निकल जाएगा हमारा कॉपर। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी अभिक्रियाएँ कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी, विस्थापन अभिक्रियाएँ कहलाएंगी। इसमें एक पॉइंट और हम लोग समझेंगे आगे के चैप्टर में, जब हम लोग धातु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक ये बताया जाएगा कि कौन से धातु किन धातुओं से ज़्यादा क्रियाशील हैं। वहाँ पे इसका जो सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, वो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ 4-5 रिएक्शन है जिनको याद रखना है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रियाएँ हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया पर, जो कि है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया? अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा अभिकारक है, रिएक्टेंट है, तो इनके 2 भिन्न आयन होंगे या परमाणुओं का समूह होगा। आयन मतलब जिन पर धन या माइनस आवेश दिखता है वो रहेंगे, या फिर परमाणुओं का समूह रहेगा, वो एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। यानी अभिकारक भी इसमें एक से ज़्यादा होंगे, तो एक अभिकारक से एक आयन या फिर परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या आयन समूह को, आयन या परमाणु समूह को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं के 2 भिन्न आयन, क्या रहेगा, 2 भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इनकी उदाहरण से अगर हम देखें तो हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन लिया गया, और साथ में लिया गया सोडियम क्लोराइड, नमक, सोडियम क्लोराइड, इसका जलीय विलयन लिया गया। सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, नाम भी लिखते रहिए, नीचे जहाँ सूत्र लिखें वहाँ नीचे नाम भी लिख लें, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, दोनों के जलीय विलयन लिए गए, दोनों को मिला दिया गया। तो क्या हुआ, दोनों को मिलाने के बाद सिल्वर क्लोराइड जो कि एक लवण है, जो कि अघुलनशील होता है, इस वजह से नीचे बैठ जाता है, जिसको कहते हैं प्रिसिपिटेट, अवक्षेप। तो उसको ऐसे नीचे की तरफ एरो बनाते हैं तीर, मतलब ये अवक्षेप है, नीचे बैठ जाएगा। क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड है ये, Ag सिल्वर, Cl से क्लोराइड, तो ये सिल्वर हमारा क्लोराइड हो गया, ये नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। और साथ में एक बनता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जो कि विलेय होता, तो ये विलयन के अंदर घुला रहता है, विलयन के रूप में रहता है, पानी में घुल जाता है। तो ये क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये विलयन के रूप में मिलेगा हमें। तो जो विलयन के रूप में मिलेगा उसे हम एक्वस लिख देंगे, क्यों। तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखा जाए अगर, तो क्या दिख रहा है कि इस अभिकारक जो था हमारा AgNO3,
इसमें Ag था नाइट्रेट के साथ, अब वो Ag चला गया Cl के साथ, क्लोराइड के साथ, जो क्लोराइड कहाँ था, Na के साथ था। यानी देखें आपस में चेंज हो गए, जो NO3 था उसके जगह पे क्या आ गया, Cl आ गया, और जहाँ Cl था उसके जगह पे NO3 चला गया। तो दो विभिन्न आयन, इसमें से हमारा Cl माइनस आयन क्लोराइड आयन, और इसमें से नाइट्रेट आयन NO3, सही से लिखिएगा NO3 माइनस आयन, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। दोनों ने क्या एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दिया। एक के स्थान पे दूसरा आया, दूसरे के स्थान पे पहला चला गया। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। एक एग्जाम्पल और हम लोग समझ लेते हैं इस अभिक्रिया का। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, इसका ये एक्वस विलयन लिया गया, मतलब पानी में घोल दिया गया, जलीय विलयन, और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस पास कर दी गई। कॉपर सल्फेट के विलयन में कौन सा गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S गैस। तो क्या दिखता है इसमें, कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप नीचे बढ़ जाता है, जो काला कलर का होता है। कॉपर सल्फाइड नाम लिख लीजिएगा, कॉपर सल्फाइड किस कलर का होता है, ये काला कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ये नीचे बढ़ जाता है। और साथ ही साथ बनता है H2SO4, जो कि जलीय विलयन के रूप में रहता है, यानी एक्वस रहेगा, ये विलयन में घुला रहेगा, वो काला अवक्षेप नीचे बढ़ जाता है। तो इस अभिक्रिया में भी हम देखें अगर, तो कॉपर के साथ यहाँ सल्फेट आयन था, और कॉपर के साथ कौन आ गया, सल्फर आ गया, सल्फाइड आयन आ गया, S आ गया, सल्फर आ गया। तो वो सल्फाइड आयन, यहाँ का जो S डबल माइनस है सल्फाइड आयन है, और SO4 डबल माइनस ये सल्फेट आयन है। इन दोनों ने एक दूसरे का प्रतिस्थापन किया है। SO4 के जगह पे S डबल माइनस आ गया, और S डबल माइनस की जगह पे SO4 चला गया। तो ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के समापन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। अगली अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें। तो आगे हम लोगों को पढ़ना है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। क्या पढ़ना है अब, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। एक एक को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, दोनों को, दो अभिक्रियाएं इसमें, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। देखिए, पहले बता दें कि ऑक्सीकरण या अपचयन की जो डिटेल नॉलेज है वो आपको मिलेगी कक्षा 11 में। अभी यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में, यानी सभी तरह के ऑक्सीकरण को हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। अभी कक्षा 10 में जितना हम पढ़ेंगे उसमें से बेसिक थोड़ा बहुत हम पहचानना सीख पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें क्या होता है कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, अभिक्रिया हो उसमें हमारा जो अभिकारक होगा, पदार्थ होगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा होगा। ऑक्सीजन मतलब O2 ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा हो, या फिर हाइड्रोजन का त्याग कर देता हो, हाइड्रोजन उससे निकल जा रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो, इलेक्ट्रॉन उससे निकल जा रहा हो। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा हो, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन निकल रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे कॉपर है, अगर कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हम लोग गर्म करें, हीट करें, ऐसे एक सिंबल बना देते हैं डेल्टा का, त्रिभुज के जैसा, तो इसको कहते हैं हीट, उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो कॉपर और ऑक्सीजन को जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो बनता है कॉपर का ऑक्साइड, बनता है CuO, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए O2 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 करने के लिए। इस अभिक्रिया को देखें तो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसको ग्रहण कर ले रहा है और जुड़ करके CuO में बदल जा रहा है। तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण किया। तो अभी डिफिनेशन बताया था, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो भी उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे, हाइड्रोजन का त्याग करेगा तब भी ऑक्सीकरण कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब भी उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रहण किया, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बात समझ में आ रहा है? चलिए,
Mg+O2 मैग्नीशियम को जलाया गया तो क्या बनेगा MgO, पीछे भी इसके बारे में बात किया गया है। तो ये आगे 2 कर देंगे, संतुलित करने के लिए यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये मैग्नीशियम को हमने जलाया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई, MgO बना। इसमें भी दिख रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसको ग्रहण कर ले रहा है, उसके अपने साथ जोड़ ले रहा है। तो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, अगर ऐसे लिखा है कहीं Na गिव्स आउट Na++ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो हमारा सोडियम है, सोडियम परमाणु है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ सोडियम आयन में बदल गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, सोडियम जो हमारा परमाणु है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, ऑक्सीकरण है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन हों, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये सभी हमारे ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग समझते हैं अपचयन या रिडक्शन। अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती हैं, इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है या ऑक्सीजन का त्याग करता है या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सॉरी उल्टा हो गया ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या करेगा, हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर ऑक्सीजन का त्याग करेगा। तो अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हम अपचयन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझें, N2 नाइट्रोजन गैस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, दोनों को मिलाया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनता है। इससे अमोनिया का स्रोत NH3। इक्वेशन को संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे तो आगे 2 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। संतुलित करना पीछे बताया गया, करके देख लीजिए। तो N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का निर्माण करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा नाइट्रोजन है उसने हाइड्रोजन को क्या कर लिया, अपने साथ ग्रहण कर लिया, जोड़ लिया। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, कहीं ऐसे लिखा है Na+ यानी सोडियम आयन है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहा, क्या बन गया, अब उदासीन होकर के सोडियम परमाणु बना लेगा Na। कौन सी अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले। चलिए अगली अभिक्रिया जो हमें पढ़नी है वो है रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को इस शॉर्ट में रेडॉक्स बोलते हैं, क्योंकि जो अपचयन का वो इंग्लिश होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन का रेड और इसका ऑक्स जोड़ दिया, रेडॉक्स हो गया। दोनों को जोड़ करके शॉर्ट में रेडॉक्स बोल देते हैं। तो क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जब नाम ही ऑक्सीकरण अपचयन है मतलब दोनों होने चाहिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब एक अभिकारक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा, दोनों साथ साथ होंगी। उदाहरण से अगर समझें इसको, तो एक अभिक्रिया है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, दोनों को गर्म करते हैं हम लोग, दोनों को क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो जिंक मिलेगा और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। दोनों इस अभिक्रिया को देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, दाहिने तरफ जिंक हो गया, मतलब जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और पीछे बता रखा है कि ऑक्सीजन का त्याग करेगा तो उसे हम अपचयन कहते हैं। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन का त्याग किया। और दूसरी साइड में अगर कार्बन को देखते हैं तो ये ऑक्सीजन ग्रहण करके किस में बदल गया, CO में बदल गया। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो क्या बोलते हैं हम उसमें, ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। एक जिंक ऑक्साइड अभिकारक है जिसका अपचयन हो रहा है, और कार्बन जो अभिकारक था उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। क्या हो जाएगी ये,
रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए, बात समझ में आ गया आपको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो देखें, ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, अपचयित होते हैं, उनको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। जो दूसरे का ऑक्सीकरण करा दे वो ऑक्सीकारक है, और साथ साथ खुद का क्या हो जाता है, इसका अपचयन हो जाता है। दूसरे का ऑक्सीकरण कराएगा ऑक्सीकारक, और खुद का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। मतलब किसी अभिक्रिया में जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, अपचायक कहलाते हैं। तो बस ये देखना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो उल्टा हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा, और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी अभिक्रिया में, ऊपर वाली अभिक्रिया में देखा जाए तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, तो कार्बन अपचायक हो जाएगा। इसमें जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, अपचायक का काम कर रहा है, अपचायक। देखिए, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ था, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, किसके कारण अपचयन हुआ है, कार्बन के कारण। तो कार्बन ने ही जिंक ऑक्साइड का अपचयन करा है, इसलिए अपचायक है, और खुद इसका ऑक्सीकरण हो गया है। दूसरी तरफ देखें, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन इसका ऑक्सीकरण कराया किसने, ZNO के कारण हुआ है, ZNO ने इसका ऑक्सीकरण किया। तो ZNO यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड जो है ZNO, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीकारक हो जाएगा। देखिए, दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं, ZNO का क्या अपचयन हुआ था, तो जिसका अपचयन हुआ वो ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण हुआ अपचायक। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगली रिएक्शन हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उनको हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी जब ऊष्मा का अवशोषण होगा कहीं, ऊष्मा का जो अभिक्रिया होगी वो अभिकारक ऊष्मा को अवशोषित कर लेंगे अपने आसपास से, तो तापमान वहाँ पे क्या होगा, गिर जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं में ठंडापन महसूस होने लगता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं अगर, कि बेरियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। क्या लेते हैं हम लोग, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये इसका जलीय विलयन लिया जाता है। इसमें डाला जाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठोस रूप में पाया जाता है ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये ठोस है, ऐसा लिख देंगे इसके लिए। तो इस बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब डालेंगे अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, अमोनियम क्लोराइड पानी में घोल लिया, जलीय विलयन बन गया, उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया गया, तो इसमें क्या होता है, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड जो कि पानी में घुलनशील होता है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन विलयन के रूप में मिल जाएगा। और साथ साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी जलीय विलयन में पाया जाता है, ये भी घुलनशील है। तो NH4OH और BaCl2 दोनों के एक्वस सॉल्यूशन मिलते हैं, दोनों के जलीय विलयन मिलते हैं। लेकिन इसमें होता क्या, जिस टेस्ट ट्यूब में जिस प्रणाली में अभिक्रिया कराई जाती है उसको जब हम पकड़ के देखते हैं तो ठंडा महसूस होता है, उसका तापमान कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हुई है। तो ऊष्मा बाहर से ऊष्मा अवशोषित कर लिया, तो बाहर जो टेस्ट ट्यूब था उसकी ऊष्मा क्या हो गई, घट गई, तापमान उसका घट गया और ठंडा महसूस होने लगा। इसको एक तरह के और अभिक्रिया के उदाहरण में हम लिख सकते हैं जो कहा गया था द्विविस्थापन अभिक्रिया। देख लें यहाँ पर बेरियम के साथ OH है, हाइड्रोक्साइड, यहाँ Cl2 आ गया,
NH4 के साथ Cl था, NH4 के साथ OH आ गया। तो जो इसके आयन्स हैं, इधर OH माइनस हाइड्रोक्साइड या Cl माइनस, दोनों ने अपना स्थान बदल दिया, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है और साथ साथ ऊष्माशोषी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ये परख नली जो हमारी होगी, टेस्ट नली हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिससे पता चलता है कि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा क्या होगी, इसमें मुक्त होगी। जैसे कि अभी पीछे कहा गया था, हम लोग चूना ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें क्या डाल दें, पानी डाल दें H2O, तो बूझा चूना बन जाता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। रिएक्शन को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन देखें 2 है, इधर देखें ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है और कैल्शियम 1 है। संतुलित है, संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। साथ ही साथ क्या होती है, इसमें बहुत अधिक ऊष्मा रिलीज़ होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे जो हमारा परख नली होगा, टेस्ट ट्यूब होगा, गर्म हो जाएगा। इसमें हमारा परख नली क्या होगा, परख नली मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में अभिक्रिया कराई जाती है, परख नली क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक, तो ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का प्रभाव देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं उनका क्या प्रभाव है। तो 2 प्रभाव हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है, एक पढ़ना है संक्षारण और दूसरा पढ़ना है विकृत गंधिता। संक्षारण जिसको इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं, क्या होता है संक्षारण, कोरोजन क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि जो हमारे धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया कर लेते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की क्रिया में क्या होता है, जो हमारा धातु है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लेता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखे जाए अगर, तो लोहे पर जो जंग लगती है वो संक्षारण का उदाहरण है। चांदी के आभूषणों पर काली परत बन जाती है। चांदी के जो आभूषण होते हैं वो भी हमारे वायुमंडल में जो विभिन्न गैसें हैं उनसे अभिक्रिया कर लेती है और क्या हो जाती है, वो काली परत बना लेती है, यानी उसके ऊपर काला परत बन जाता है, उसका संक्षारण हो जाता है। अब संक्षारण को रोकने के उपाय क्या हैं? तो पहली चीज़ कि जो हमारा धातु है उसका हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न चीज़ों के संपर्क में आ रहा है, तो उस संपर्क को रोक दिया जाए, संपर्क को तोड़ दिया जाए तो संक्षारण रुक जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, धातुओं को पेंट कर देते हैं। पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, धातुओं को पेंट कर देते हैं। तो पेंट क्या करता है कि वायुमंडल और धातु के बीच एक परत बना देता है, जिससे संक्षारण रुक जाता है। ऐसा भी कर लेते हैं, जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, वायुमंडल के गैसों से कम क्रिया करती हैं, उनकी परत चढ़ा दी जाती है धातु के ऊपर। इससे जो धातु है वो संरक्षित हो जाता है, बच जाता है। तो अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर भी संक्षारण को रोक सकते हैं। फिर करते हैं मिश्रित धातु बनाकर भी संक्षारण को कम किया जाता है। मिश्रित धातु का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से धातुओं को मिला दिया जाए। तो जब धातुओं को मिला देते हैं तो उससे धातु की जो क्रियाशीलता होती है, जो वायुमंडल की गैसों से, ऑक्सीजन से, नमी से क्रिया कर रहा है, वो घट जाता है। इस वजह से हमारा धातु सुरक्षित हो जाता है। तो मिश्रित धातु बनाकर भी संक्षारण को रोका जा सकता है। तो ये 2-3 हमारे संक्षारण को रोकने के उपाय थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रभाव है वो हम देखेंगे विकृत गंधिता, जिसको बोलते हैं रैंसिडिटी। विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, विकृत गंधिता क्या होती है? जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें हमारा जैसे तेल वगैरह, फैट वगैरह रहता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे ही जो हमारा
तेल होगा, वसा होगा, वो ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ऑक्सीकरण के कारण उसका जो स्वाद होगा और जो उसकी महक यानी गंध होगी वो बदल जाती है, ख़राब हो जाती है। इसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा धीरे धीरे क्या होती है, ऑक्सीकृत होती रहती है, जिससे उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, पानी हो या पनीर हो, इसको खुला रखने पर उनकी जो गंध होती है वो ख़राब हो जाती है, ख़राब गंध आने लगती है, स्मेल आती, कहते हैं सड़ने लगा पानी। तो ये विकृत गंधिता का उदाहरण है। अब विकृत गंधिता को कैसे रोकते हैं? तो विकृत गंधिता में मुख्यतः क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अगर ऑक्सीकरण को रोक दिया गया तो विकृत गंधिता रुक जाएगी। तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीजन उसको मिल कहाँ रहा है, वायु से। तो पहला काम क्या करते हैं कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनको वायु रोधी पात्र में रख देते हैं, जिससे विकृत गंधिता को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, वायु में खुला नहीं रखेंगे, उसको वायु रोधी पात्र में बंद करके रख देंगे, पहला उपाय। दूसरा क्या होता है, जो हम पैकिंग देखते हैं, हमारे चिप्स वगैरह के, नमकीन के जो पैकेट आते हैं, उसमें जो पैकेजिंग की जाती है तो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अंदर जो हवा था पैकेट के अंदर का, उसको निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पे नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस। हवा निकाल देंगे तो ऑक्सीजन निकल गया, क्या भर दें उसका, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन होता तो क्या करता, ऑक्सीकरण कर देता, नाइट्रोजन ऑक्सीकरण करता नहीं है। इस वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं। एक बार पैकेट में छेद कर दो, फट गया, फिर देखो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा वो। फिर आगे क्या हम कर सकते हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं या पके हुए भोजन हैं उनको सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाया जाता है। हम देखें कि भोजन जो हमारा है, खाद्य पदार्थ है, वो सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में ना आए। ठीक। अगला क्या है, प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक मतलब क्या, जो ऑक्सीकरण को रोकता हो, ऑक्सीकरण को कम करता हो, उसे हम कहेंगे प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे BHA, फुल फॉर्म इसका क्या है, पूरा नाम क्या है, ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल। और दूसरा है BHT, पूरा नाम है इसका ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ये टॉनिटर रहेगा यहाँ पर, टॉलुइन का उपयोग करके। ये जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट है, प्रतिऑक्सीकारक हैं, BHA और BHT, इनका उपयोग अगर खाद्य पदार्थ में हम कर देते हैं तो उनकी ऑक्सीकरण की जो दर होती है वो घट जाती है, जिससे वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हमने पूरी थ्योरी को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब आगे क्या होंगे, एक वीडियो और इस चैप्टर का बनाएंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस किया जाएगा जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।